हेलो बच्चों, वेलकम टू एनआर क्लासेज। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनआर क्लासेज में। मैं नीतीश कुमार। अभी के वीडियो में हम सब बात करेंगे क्लास 10th का फिजिक्स, और उसमें हम सब पढ़ेंगे अवतल दर्पण के बारे में, और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए सीखेंगे। तो यहाँ से 2 नंबर का सवाल हर एग्ज़ाम में आता है, तो आपको आसानी भाषा में समझाएंगे और ध्यान से देखेंगे तो समझ अच्छा से आएगा। कितना बच्चा क्या करते हैं कि प्रतिबिंब बनाने के लिए रटते हैं, तो रटना नहीं है उनको, ध्यान से वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहले कुछ बातें होती है अवतल दर्पण में, वो पहले बता देते हैं। हम सब क्या पढ़ेंगे? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने का नियम। ठीक है, आज हम सब ये सीखेंगे। चलिए पहले हम सब बात करते हैं कि क्या होता है अवतल दर्पण और क्या होता है उत्तल दर्पण, वो बात कर लेते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए दर्पण 2 प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण, है ना। उत्तल और अवतल की बात करें तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो होता है ना, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, हम सब उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। और जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, तो हम सब उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका अवतल दर्पण है और ये आपका क्या है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो हम सब यहाँ बात क्या करेंगे? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने का तरीका जो भी। ठीक है, तो चलिए हम सब देखते हैं। अवतल दर्पण में कुछ पॉइंट्स होती है वो बात कर लेते हैं। पहला होता है ध्रुव, ठीक है, जिसको लिखते हैं P से। फिर होता है वक्रता केंद्र, है ना, वक्रता केंद्र, जिसको लिखते हैं C से। फिर होता है प्रधान अक्ष, या इसी का एक नाम और है मुख्य अक्ष। एक होता है वक्रता त्रिज्या, जिसको लिखते हैं R से। और एक होता है फोकस दूरी। एक क्या होता है? फोकस दूरी, जिसको लिखते हैं F से। तो चलिए समझते हैं, 4-5 बातें होता है ना अवतल दर्पण में जो होती है वो समझते हैं। पहले समझते हैं ध्रुव के बारे में। ध्रुव क्या है? तो दर्पण का, है ना, दर्पण का बीच वाले पॉइंट को हम सब क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। दर्पण के बीच वाले है ना, बीचों बीच भाग को हम सब क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, जिसे लिखते हैं P से। चलिए ध्रुव के बाद क्या होता है? वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र की बात कर लें तो मान लीजिए कि ये अभी दर्पण नहीं है, तो है ना, दर्पण क्या होता है? एक गोले का भाग होता है। तो यदि, है ना, इस प्रकार से हम बात कर लें तो इस वृत्त होगा तो ये केंद्र होगा, है ना। तो दर्पण के, ठीक है, मेरा वृत्त का जो केंद्र होता है ना, हम सब उसी को क्या कहते हैं? दर्पण का केंद्र कहते हैं। तो ये आपका क्या है? वक्रता केंद्र है। प्रधान अक्ष क्या होता है? हम सब ध्रुव समझ गए, वक्रता केंद्र समझ गए, और प्रधान अक्ष क्या होता है? तो ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होता है ना, हम सब उसी को क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं। चलिए जी, वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो यदि ये दर्पण है तो प्रधान अक्ष हो जाएगा। यदि हम ये दर्पण को न मान करके इसमें एक वृत्त माने तो ये आपका क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। तो हम सब प्रधान अक्ष को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। चलिए, फोकस दूरी क्या होता है ना, फोकस दूरी क्या होता है? तो जब किसी भी कोई भी प्रकाश की किरण जब प्रधान अक्ष के समानांतर आती है ना, और दर्पण से परावर्तन के बाद, है ना, प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है ना, हम सब उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, है ना, सॉरी, ये आपका हो गया मुख्य फोकस, है ना। इससे क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? मुख्य फोकस है, जिसको लिखते हैं F से लिखा जाता है ना। जो भी, तो प्रधान अक्ष के समानांतर जब कोई प्रकाश की किरण, है ना, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है, हम सब उस बिंदु को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। चलिए, अगला क्या है? फोकस दूरी क्या होता है? तो प्रधान अक्ष, सॉरी, ध्रुव और फोकस दूरी, है ना, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम सब क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, है ना। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो ये हो गया, इतना बात है ना। तो चलिए इसके बाद हम सब ये देखते हैं। चलिए
अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने का तरीका देखिए क्या है। पहला तरीका जानते क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक आपका ये अवतल दर्पण है ना, कोई एक अवतल दर्पण है, यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगा, प्रधान ध्रुव हो जाता है, ये इसका वक्रता केंद्र मान लीजिए, और ये इसका क्या है, मुख्य फोकस है। तो जब देखिए पहला किसका कहता है कि जब कोई भी है ना प्रकाश की किरण, ठीक है, अनंत बिंदु से आती है ना, अनंत बिंदु से आने के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद टकराती है ना, तो वो गुजरता है कहाँ से, मुख्य फोकस से होकर वो गुजरती है। पहला नियम, ठीक है। जब कोई भी प्रकाश की किरण जब प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद है ना गुजरता है कहाँ से, मुख्य फोकस होकर गुजरती है, ठीक है, याद रखेंगे। सेकेंड नियम क्या है, जस्ट इसका उल्टा है। जस्ट इसका उल्टा क्या है कि कोई भी एक अवतल दर्पण हो, ठीक है, ये इसका क्या होता है, ध्रुव होता है ना, ये इसका वक्रता केंद्र है और ये इसका क्या है, मुख्य फोकस है। तो अभी क्या हो रहा था कि कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही थी तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा, मुख्य फोकस से। लेकिन जब कोई प्रकाश की किरण यदि मान लीजिए है ना, कोई भी प्रकाश की किरण यदि मुख्य अक्ष से होती हुई है ना जाती है तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद क्या गुजरेगा, वो प्रधान अक्ष के वो समानांतर गुजर जाती है ना, वो प्रधान अक्ष के क्या होती है, समानांतर गुजर जाती है। थर्ड नियम क्या कहता है कि मान लीजिए कि कोई भी प्रकाश की किरण है ना, हम बात यहाँ पे अवतल दर्पण की कर रहे हैं, तो यदि मान लीजिए कि ये इसका ध्रुव होगा है ना, ये इसकी वक्रता केंद्र होगा और ये इसकी क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। तो यदि मान लीजिए कि जब कोई भी प्रकाश की किरण है ना यदि वक्रता केंद्र से होती हुई जाती है ना, इस प्रकार से जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होती हुई जाती है तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद क्या होता है, उसी पथ पर या उसी बिंदु पर वो वापस लौट आती है ना, उसी बिंदु पर वो क्या होती है, वापस लौट आती है। जैसे ये वक्रता केंद्र से होती गई और वो दर्पण से टकराया, प्रवर्तन के बाद क्या करता है, उसी पथ पर वो गुजर जाता है। ये हो गया। चौथा नियम क्या कहता है वो देख लीजिए। ये इसका प्रधान ध्रुव होगा, ये इसका वक्रता केंद्र और ये इसका फोकस दूरी। तो यदि मान लीजिए कि जब कोई भी प्रकाश की किरण यदि ध्रुव से टकराती है इस प्रकार से है ना, तो क्या होता है कि कोई भी प्रकाश की किरण जब ध्रुव से टकराती है तो उस किरण के द्वारा जितना डिग्री का कोण बनाता है ना, परिवर्तन के बाद भी क्या होता है, उतना ही डिग्री का वो कोण बनाता है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश की किरण जब ध्रुव से टकराती है तो प्रवर्तन के बाद जितना डिग्री का कोण वो आपतित किरण बनाती है ना, उतना ही डिग्री का कोण कौन बनाता है, आपका परिवर्तित किरण बनाता है। तो ये 4 केस है, आप 4 नियम से याद रखेंगे ना तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है, कि ये आपका जो नियम दिया गया है वो समझ में आ जाएगा। तो ये 4 नियम याद रखना है प्रतिबिंब बनाने के लिए। चलिए अब देखते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। आप सब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक बात याद रखेंगे कि जब दर्पण के दाएं ओर कोई प्रतिबिंब बनता है ना तो वो प्रतिबिंब कैसा होता है, वो आभासी होता है। और जब कोई प्रतिबिंब दर्पण से बाएं ओर बनता है तो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया। तो यहाँ से सवाल नंबर है ना आ सकता है कि जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव से टकराती है तो प्रवर्तन के बाद कितना डिग्री बनाता है, तो दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, कोई खींचातानी नहीं करना, एकदम समझ आसान से आएगा। चलिए तो मानते हैं पहला है ना, वस्तु कहाँ से हो, वस्तु अनंत पर हो, है ना, वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। तो देखिए जब वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है वो देखिए जाए। तो चलिए, ये आपका अवतल दर्पण है ना, ये इसका ध्रुव होगा, ये इसका वक्रता केंद्र होगा और ये इसका क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। अच्छा जी, तो वस्तु कहाँ से हो, अनंत से हो, है ना। मान लीजिए अनंत बहुत दूर होगा, है ना, कोई वस्तु अनंत पर हो और उसका किरण जो है ना वो क्या आ रहा है, प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है, इस प्रकार से आ रही है, ठीक है। तो जब कोई भी वस्तु है ना प्रधान अक्ष के समानांतर आती है किसी वस्तु का किरण, तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद गुजरता है कहाँ से, मैं अभी आपको बताया नंबर 1 में, तो क्या होता है वो मुख्य अक्ष से होकर वो
गुजर जाती है। और हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए ना 2 किरण चाहिए, ठीक है। तो चलिए एक किरण क्या करते हैं, नीचे से ले लेते हैं भाई कि कोई वस्तु अनंत से यहाँ से आ रहा होगा, तो हम दर्पण को तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या करते हैं कि भाई एक है ना, एक प्रकाश की किरण कहाँ से, यहाँ से आ रही होगी, अनंत से आ रहा है मान लिया जाए, तो ठीक है। तो जब अनंत की वस्तु से जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही होगी तो वो क्या करेगी, दर्पण से टकराएगा, और टकराने के बाद वो कहाँ से गुजरेगा, मुख्य फोकस से वो गुजर जाता है, ठीक है। तो देखिए जहाँ पर दोनों किरण आपस में प्रतिच्छेद करता है ना, वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए दोनों किरण प्रकाश कहाँ टकरा रहा है, तो मुख्य फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका बनेगा मुख्य फोकस पर। तो प्रतिबिंब बनाने के बाद कुछ बातें लिखना पड़ता है, ठीक है। जो देखिए क्या क्या लिखना पड़ता है, पहला तो बताना पड़ता है क्या, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति बताना पड़ता है ना। तो देखिए प्रकृति में आपको क्या क्या बताना पड़ता है, पहले तो प्रकृति में ये बताना पड़ेगा, ठीक है, कि वो जो प्रतिबिंब बना है वो वास्तविक बना है कि आभासी बना है। तो मालूम होगा कि जब दर्पण से दाएं ओर बनता है तो क्या बनता है, वास्तविक बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा जी। चलिए दूसरा बताना ये पड़ता है क्या, कि वो वस्तु से छोटा है कि बड़ा है ना। तो जब सोचिए जब दूर से वस्तु कोई स्थित है और वहाँ से प्रकाश आ रहा होगा तो स्पष्ट बात है कि वस्तु बड़ा होगा। तो जब वस्तु बड़ा होगा तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा। फिर आपको क्या बताना पड़ता है, कि बताना पड़ता है क्या, कि उस साइज, तो देखिए यहाँ पर देखिए मुख्य फोकस पे बन रहा है तो साइज पता नहीं चल रहा है कि वो साइज बड़ा है कि छोटा है ना, ये बताना पड़ता है। और फिर बताना ये पड़ता है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस पर। ठीक है। तो यदि आप इतना बातें लिख देंगे तो आपको 2 नंबर 3 नंबर मिल जाएगा आराम से, ठीक है। तो चलिए आज तक इतना कर लीजिए, वीडियो लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगेगा तो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए इनर क्लासेस के साथ।